तारानाथ बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला होने पर भी मिलनसार बिल्कुल नहीं थे। एक तरह के घुलने मिलने वाले लोग होते हैं जो चाय पर या किसी बैठक में या फिर शादी ब्याह के माहौल में जबरदस्त माहौल बना देते हैं। तारानाथ उनमें से उल्टे हैं। ज्यादा भीड़ देखो तो वो दूर हो जाते हैं, खासकर अपनी निजी बातें वो किसी को भी बताना नहीं चाहते। लेकिन हमारी सहानुभूति के कारण तारानाथ के मन का बंद दरवाजा बहुत सा खुल गया था। हाँ, ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही होता था। इस तरफ हाथ दिखाने वाले या कुंडली दिखाने वाले ग्राहक ना के बराबर ही थे, दोस्त भी कोई नहीं। पूरा दिन अकेले बिताने के बाद बीच बीच में शाम को हम लोग आ जाते तो तारानाथ का चेहरा खिल उठता था। उस दिन सुबह से ही हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस से निकलकर तारानाथ के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। पहुंचकर देखा किशोरी सेन पहले से ही वहां बैठा हुआ है। मुझे देखकर बोला, अरे आओ आओ, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूं। कैसे पता मैं आऊंगा? अरे उसके लिए क्या तंत्र मंत्र करना पड़ेगा? आज ऐसी बारिश हो रही है जिसे कहते हैं गप्पे मारने वाला माहौल। यहां नहीं आओगे तो कहां जाओगे? तारानाथ के लिए पासिंग शो खरीद कर लाया था। उनको देकर बोला, तारानाथ आज एक बढ़िया कहानी सुनाओगे क्या? तारानाथ ने हाथ बढ़ाकर पैकेट लिया जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं देखी। नीरस भाव से वो बोले, तुम लोगों को कहानी सुनाने का मन नहीं करता। तुम लोग मेरी कहानियों पर भरोसा नहीं करते। किशोरी ने कहा, नहीं, सभी कहानियों पर भरोसा नहीं करते ऐसा तो नहीं है। कुछ एक कहानी जो बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं होती, उनको छोड़कर। तारानाथ बिगड़कर उठने वाले थे। मैंने बात पलटते हुए कहा, अरे किशोरी की बात छोड़ दीजिए। असल बात यह है, आपकी कहानी में अगर सच्चाई है तो हम विश्वास करें तो क्या, और ना करें तो भी क्या। सच को किसी के विचार की जरूरत नहीं है। तारानाथ थोड़ा शांत होकर एक सिगरेट जलाते हुए बोले, ये जो विश्वास की बात की है ना, विश्वास ही सच में बहुत कुछ करवाता है। साधारण बातों में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। किशोरी की गृह दशा आज शायद ठीक नहीं थी। उसने पूछा, आपके हिसाब से यदि कोई ये विश्वास करे कि वो कभी भी नहीं मरेगा तो अपने विश्वास के बल पर वो अमर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी कभी नहीं हो पाएगा। हिमालय में जो सब प्राचीन योगी 100 साल तक जिंदा है, वो लोग कैसे इतने दीर्घ काल तक जीवित हैं? केवल मात्र इच्छा शक्ति के जोर पर। मनुष्य का विश्वास इच्छा शक्ति का ही एक प्रकाश है। उसी समय बाहर बारिश और तेज हो गई। रोशनी कम होकर अंधेरा सा हो गया कमरे के अंदर। बारिश का जोर देखकर ऐसा लग रहा था इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। वैसे भी जल्दी लौटकर क्या फायदा, लेकिन यहां अगर बैठना हो तो कहानी चाहिए। मैंने कहा, तो ठीक है ना, विश्वास से संबंधित ही कोई अच्छी कहानी हो जाए। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, सभी सच्ची घटनाएं हैं। किशोरी फिर से कुछ कहने जा रहा था, उसको रोककर बोला, फिलहाल 2 घंटे तक हम आपके अतिथि हैं, निकल नहीं सकते। हमारी प्रार्थना है, एक कहानी, मतलब एक सच्ची घटना। हर गृह स्वामी अतिथि की प्रार्थना पूरी करता है, आपको भी करनी चाहिए। तारानाथ थोड़ा हंसे। आंखें बंद करके कुछ देर शायद मन में कहानी को संजो लिए। उसके बाद बोलना शुरू किए। 20 साल पहले की बात है। एक शिष्य के घर से पूजा करके लौट रहा था। ट्रेन बदलने के लिए बैठा था रानाघाट स्टेशन पर। ट्रेन आने में तब भी कुछ 1 घंटे की देरी थी। क्या किया जाए? एक बेंच में बैठकर अपने ही मन में सिगरेट पीते हुए समय काटने लगा। दक्षिणा एवं पूजा में मिली हुई चीजों को पोटली बनाकर पैर के पास रखा था। उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आकर बोला, थोड़ी
माचिस देंगे क्या भाई? बिना कुछ सोचे पॉकेट से माचिस निकालकर उसके हाथ में दिया। पहली तीली खराब करके दूसरी तीली से वो आदमी बीड़ी चलाकर माचिस मुझे वापस कर दिया। तब तक मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था। माचिस जेब में रखते हुए पता नहीं क्यों अचानक उस आदमी की तरफ एक बार देखा। वो तब पीछे पलटकर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ जा रहा था। उसको देखते ही चौंक उठा। तुम लोग तो जानते ही हो मेरी कुछ विशेष शक्तियां हैं जिससे मैं इंसान के भाग्य परिवर्तन या आने वाली विपत्ति के बारे में जान जाता हूं। पीछे की तरफ पलटे हुए उस आदमी के शरीर को घेरे हुए मैंने एक काली छाया को देखा। मुझे समझ में आ गया कि वो आदमी भयानक विपत्ति में है। पैर के पास रखे हुए पोटले को उठाकर मैं जल्दी जल्दी चलते हुए उस आदमी के पास गया। प्लेटफॉर्म के एक खाली जगह पर वो आदमी अपने ही धुन में लाइन की तरफ खड़े होकर प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ देख रहा था। धीरे से पुकारा, सुन रहे हैं भाई? वो आदमी एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखा लगभग 40 साल का एक आदमी। चिंता के कारण चेहरा सूख गया था। गाल पर 4-5 दिनों से नहीं बनाने के कारण बढ़ी हुई दाढ़ी। उस आदमी के शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसने सूखे गले से पूछा, मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? थोड़ा सोच में पड़ गया। क्यों बुला रहा हूं उस आदमी को, कैसे बताया जाए? किसी को अचानक तो ये नहीं कहा जा सकता, सुनिए श्रीमान, आप पर बहुत विपत्ति आने वाली है क्योंकि आपके चारों तरफ एक काली छाया घूम रही है। समय लेने के लिए कहा, आपसे कुछ कहना था, थोड़ा इस तरफ आएंगे? लेकिन आपको तो मैं ठीक से नहीं, आप मुझे नहीं पहचानते। आइए उस चाय की दुकान पर चाय पीते पीते समझा कर कहता हूं। असल में मैं जो बताना चाहता हूं वो कम शब्दों में कहना संभव नहीं है। जिस भी कारण से हो, चाय के स्टॉल पर उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। उस आदमी को एक बेंच पर बिठाकर 2 कप चाय के लिए बोला। वो आदमी थोड़ा उतावला हो रहा था। पूछा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात है, बोलिए तो। बिना भूमिका बांधे मैंने कहा, मैं थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या जानता हूं। तो आपने जब मुझसे माचिस मांगा, मुझे अचानक ये लगा आप पर कोई विपत्ति आई है। सच में क्या ऐसा है? मुझे अगर खुलकर बताएं तो मैं शायद आपकी मदद कर सकूं। अपनी शक्तियों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। अगर शुरू में ही कह देता तो या तो वो मुझे पागल या कोई ठग समझता। वो आदमी शंका भरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। अब अच्छी तरह देखकर समझ में आया वो आदमी अच्छा खासा बुद्धिमान था, लेकिन समय खराब होने के कारण और परेशानी ने उसके चेहरे की स्वाभाविक उज्ज्वलता पर छाया ला दी थी। आजकल समय खराब है। किस्म किस्म के धंधेबाज लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसी हालत में मुझ पर भरोसा नहीं करना ही संभव है। असहाय रूप से वो आदमी मेरी तरफ ही देखता रहा। मैंने हंसते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई ठग या चोर नहीं हूं। मेरे पास एक खास तरह की शक्ति है। उससे मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। मेरे गुरुजी का आदेश था, जब भी लगे कि किसी पर विपत्ति आई है तो जाकर उसकी सहायता करो। इसीलिए आपको देखकर किस तरह की शक्ति? समझिए, जैसे आपको देखकर पता लगा लिया आपका जन्म चैत्र महीने में 7 से 10 तारीख के बीच में है। आपके नाम का पहला अक्षर है क। पिछले 3-4 दिन के बीच आप आग से जलते जलते बचे हैं।
और क्या बोलूं? बोलिए। पिछले साल आपके काम करने की जगह पर आपने जो गड़बड़ी की थी, उसकी जांच में आपके बचने पर भी दोष आपका ही था। वो आदमी सर नीचे करके सब कुछ सुन रहा था। चेहरा उठाया तो देखा उसकी आंखों में था पानी। धीरे से कहा, जी 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 हाँ, दोष मेरा ही था। कोई नहीं जानता ये बात, मेरी पत्नी भी नहीं। लेकिन लेकिन भरोसा कीजिए, मजबूरी में ही मैंने 3,000 रुपए, ठीक ना? जी हाँ, आपको तो सब कुछ ही पता है, देख रहा हूं। आपकी शक्तियों पर मुझे अब कोई संदेह नहीं। पत्नी की बीमारी के कारण मजबूर होकर उसे बचाने के लिए पैसे निकालने पड़े थे। सोचा था किसी के पता चलने के पहले ही गांव की जमीन बेचकर पूरे पैसे वापस रख दूंगा, लेकिन उसके पहले ही ऑडिट हो गया। पैसे की कमी जांच में पकड़ी गई। मैं बहुत पुराना भरोसेमंद कर्मचारी हूं, इसलिए मुझ पर किसी ने संदेह नहीं किया। और किसी के सिर पर दोष लगता तो मैं खुद से जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सबूत की कमी के कारण वो पैसा मिसलेनियस खर्चे में लिख दिया गया। उसके बाद उसने मेरी तरफ फिर से देखकर कहा, उफ, आपके पास सब कुछ स्वीकार करके अब मुझे राहत मिली। इतने दिन पाप का बोझ सिर पर लेकर घूम रहा था। इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। धोती के किनारे से चेहरे को पोंछते हुए फिर से बोला, परसों ही आग से बचा हूं। मेरी पत्नी और बेटा गांव में है, जहां मैं अभी जा रहा हूं। खुद खाना बनाकर खाने की आदत नहीं है, समझे। होटल में खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए चावल बनाने जा रहा था। स्टोव जलाकर पीछे घूमा और पता धोती में जाने कैसे आग लग गई। किस्मत से उस वक्त मेरा एक दोस्त आ गया मिलने। उसने बिस्तर के मोटे चादर से आग बुझाई। फिर भी देखिए ना, ये देखिए कितना जल गया है। ये देखिए। उस आदमी के दाहिने पैर से धोती हटाते ही देखा पैर के निचले हिस्से से ऊपर तक गीले कपड़े की पट्टी बंधी थी। चाय दुकान का लड़का दोनों खाली कप लेकर जा रहा था। उससे कहा और 2 कप चाय देने के लिए। सिगरेट का पैकेट निकालकर एक खुद जलाई और उसे भी दिया। सिगरेट के 2-4 लंबे कश लगाकर उसने कहा, मेरा नाम काली प्रसाद है। खुलना के प्रसिद्ध मित्रा परिवार का तो नाम सुना ही होगा। हम उनकी ही पीढ़ी हैं। हाँ, वैसे 50-60 साल हो गए खुलना से अब हमारा कोई संपर्क नहीं है। दादाजी काम की तलाश में इस तरफ आ गए थे, तब से वहां कभी लौटकर जाना नहीं हुआ। फिर से चाय आई। गरम चाय की चुस्की लेकर काली प्रसाद ने कहा, नदिया के उत्तरी इलाके में दादाजी कुछ जमीन खरीदकर बस गए। व्यापार करते थे कोलकाता में, बीच बीच में गांव में आकर रहते थे। उनके अलावा बाकी परिवार के लोग गांव में ही रहते थे। बंदरगाह में जो जहाज आकर रुकते थे, उनको अनाज देने का काम करते थे दादाजी। अच्छी संपत्ति बना ली थी, लेकिन व्यापार में प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण उन्हें नुकसान हो गया। किसी परिचित को पकड़कर एक फिरंगी साहब के फर्म में पिताजी को नौकरी लगवा दी। पिताजी के रिटायर हो जाने के बाद वो नौकरी मुझे मिली। कितने दिन हुए पिताजी को रिटायर हुए? कुछ 20 साल तो होंगे ही। पिताजी की उम्र अब लगभग 80 है, लेकिन अभी भी स्वस्थ हैं। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आंखों से कम देखते हैं। खैर, जो कह रहे थे कहिए। हाँ, तो जब दादाजी यहाँ आए थे
तो अपने साथ कुछ खास संपत्ति लेकर नहीं आए थे। उनके पास जो थोड़े बहुत नगद रुपए पैसे थे, उससे ही कोलकाता में व्यापार शुरू किया था। लेकिन अपनी जान से भी कीमती एक चीज अपने साथ लेकर आए थे। कौन सी चीज? एक अष्ट धातु से बनी मां काली की मूर्ति, हमारी ग्रह देवी। 4-5 पीढ़ी से ही इस मूर्ति की हमारे परिवार में पूजा हो रही है। दादाजी के पिताजी यानी मेरे परदादाजी, वो थे एक तंत्र साधक। आजीवन साधना करके तंत्र की विभिन्न शाखाओं में सिद्धि लाभ कर लिए थे, ऐसा मैंने सुना था। उनके जीवन के आखिरी दिनों में एक बार ग्रह नक्षत्र की एक विचित्र संस्थान और अमावस्या एक साथ लगी थी। वैसा योग 100 साल में एक बार ही आता है, सुना है। उस विशेष अमावस्या की रात में मेरे दादाजी पूरी रात जागकर तंत्र की एक गूढ़ प्रक्रिया करके शेष रात्रि में यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति देकर एक गोल लोहे के बक्से में पूजा से निकली एक चीज उस बक्से में रखकर मेरे दादाजी को देकर बोले, ये लो रखो। ये मैंने जो कर दिया, हमारे वंश में अचानक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और सच में ही उसके बाद से आज तक उस बक्से ने हमारी हर विपदा में हमारी रक्षा की है। किसी की तबीयत खराब होने पर मां काली के बक्से को उसके माथे पर लगा देने से वो ठीक हो जाता था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऐसे रोगी को भी मां काली के बक्से के प्रभाव से ठीक होते देखा है। चलो इसे भी संयोग मान ले, लेकिन किसी ने उस बक्से की महिमा को लेकर मजाक उड़ाया था। पिताजी ने कोबरा सांप के सामने उस बक्से को रखा। मेरे बचपन की घटना होने पर भी मुझे साफ साफ याद है। सांप उसी वक्त अपना सिर नीचे करके सिकुड़कर इतना सा होकर पड़ा रहा, जोंक के शरीर पर नमक डालने से जैसा होता है। सोच सकते हैं? लेकिन ये द्रव्य गुण हो सकता है। ठीक, द्रव्य गुण से सांप वशीभूत हो सकते हैं, लेकिन लोहे का बक्सा छेद करके द्रव्य गुण कैसे निकल पाएगा, ये बता सकते हैं? बात तो सही थी, मैंने कहा। कहते जाइए। खैर, पिछली 3 पीढ़ी से हमारे परिवार के दुख सुख में हम मां काली की प्रतिमा को व्यवहार में लाते हैं। तब भी मैं तो आधुनिक हूँ, रहता हूँ आधुनिक समय में। मेरा विश्वास उस पर उतना नहीं है, लेकिन पिताजी पुराने जमाने के हैं। डॉक्टर वकील से भी इस बक्से पर ज्यादा भरोसा है उनको। 4 महीने पहले मेरे कोलकाता वाले घर पर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हालत बहुत गंभीर थी। उसी समय मेरे ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। पैसे को लेकर बहुत हंगामा हो गया था। अंदर बाहर दोनों तरफ से परेशान था। पैसे की बात पिताजी को मालूम नहीं थी, लेकिन पोते की खराब तबीयत की खबर सुनकर मेरे चाचा के लड़के के हाथों मां काली के उस बक्से को कोलकाता में मेरे पास भिजवा दिए। बक्से की महिमा से ही या पता नहीं, मेरा बेटा ठीक हो गया और मेरे ऑफिस की गड़बड़ी भी ठीक हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर वो फिर से बोला, इतने दिन तक मां काली का वो बक्सा कोलकाता में मेरे पास ही था। अचानक 2 दिन पहले पिताजी की एक जरूरी चिट्ठी मिली। वो एक अद्भुत चिट्ठी थी। पत्नी और बेटे को कुछ दिन पहले ही गांव के घर में भेज दिया था पिताजी की देखभाल के लिए। अब चिट्ठी मिलने के बाद मैं भी जा रहा हूँ, वो बक्सा भी साथ लेकर जा रहा हूँ। चिट्ठी को अद्भुत क्यों कह रहे हैं? क्या है उस चिट्ठी में? जवाब में काली प्रसाद ने अपने कंधे से एक झोला उतारकर उसमें से एक लिफाफा निकालकर मुझे दिया और बोला, खुद ही पढ़कर देख लीजिए। बूढ़े आदमी की कांपती हुई हाथों से लिखी चिट्ठी। प्यारे काली प्रसाद,
आशा है मंगलमय की कृपा से कुशल हो। एक विचित्र घटना के कारण तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। आज कुछ दिनों से हमारे घर पर नाना प्रकार की अलौकिक एवं भूतिया उपद्रव आरंभ हो गए हैं। इसका कारण या ये कैसे ठीक होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, चिट्ठी मिलते ही तुम तुरंत गांव लौट आओ। पिछले 4-5 महीने से माँ काली का वो बक्सा तुम्हारे कोलकाता के घर पर है। आते समय उसे साथ में लाना मत भूलना। संभवतः वो ना रहने के कारण ही ये उपद्रव हो रहा है। इस पत्र को तार समझकर अविलंब रवाना हो जाओ। आशीर्वाद लेना, चंडिका प्रसाद। चिट्ठी पढ़कर काली प्रसाद को वापस दिया। उसने पूछा, क्या समझ में आया? हाँ, चिट्ठी तो रहस्यमयी है। कैसा अलौकिक मामला है, कुछ अंदाजा लगा पाएंगे? वो मैं कैसे बताऊं? वो तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके पहले आपके घर पर ऐसा कुछ हुआ है? कभी भी नहीं। शाम होने लगी। मेरी ट्रेन के आने का समय हो रहा था। काली प्रसाद होठों को दांत से दबाकर जाने कुछ सोच रहा था। खैर, मुझे क्या करना। पोटली हाथ में लेकर बेंच से उठकर खड़ा हो गया और कहा, चलता हूं अब, सावधान रहिएगा। काली प्रसाद जैसे हताश और सूखे गले से बोला, लेकिन मेरा क्या होगा? जानते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। विपदा में ईश्वर को याद कीजिएगा। एकमात्र वो ही सभी विपदाओं से मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। काली प्रसाद का चेहरा देखकर लगा नहीं कि मेरे उपदेश से उसे कोई राहत मिली। हाँ, इसके लिए उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता। ईश्वर अदृश्य है। आडंबर करके उनकी पूजा की जा सकती है, लेकिन जीवन के समस्त क्षेत्र में उन पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो जाना एक उच्च स्तर की साधना है। उस साधना में काली प्रसाद अब भी सिद्धि लाभ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब और क्या करूं? विदाई लेते हुए धीरे से मुस्कुराकर पीछे पलटकर चलना शुरू किया। कुछ कदम चलकर जाते ही काली प्रसाद दौड़ कर आया। सुन रहे? थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। रुक गया। काली प्रसाद मेरे पास आकर बोला, और एक काम किया जा सकता है, क्या आप उसमें राजी होंगे? कहकर देखिए ना, मेरी तो अब ट्रेन आती ही होगी। आप मेरे साथ मेरे गांव के घर पर चलिए। प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक था। आश्चर्य होते हुए बोला, मैं आपके घर पर? हाँ, आप अलौकिक शक्ति के अधिकारी हैं। आप जाएंगे तो हमारा अमंगल कट जाएगा। आपत्ति मत कीजिएगा, दया करके मेरे साथ चलिए। बोलिए, जाएंगे? वो आदमी सच में डरा हुआ था। डरना ही स्वाभाविक था। थोड़ा सोचा। घर पर ऐसा कुछ भी कहकर नहीं आया था कि जल्दी लौटूंगा, और 5-7 दिन देरी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। देखते ही हैं इसके साथ जाकर। मैंने कहा, अच्छा चलिए, चलता हूं। काली प्रसाद की नजरें कृतज्ञता से भारी हो गई। मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोला, मैं बच गया। सच में भरोसा नहीं हो रहा था आप जाने के लिए राजी होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी। यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है। तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है,
क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलते रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। वो कौन सी शक्ति थी जो काली प्रसाद के घर पर तबाही मचा रही थी? कैसे मां काली के प्रभाव ने तारानाथ तांत्रिक के होश उड़ा दिए? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं आगे। छोटे गांव जैसे एक स्टेशन में उतरकर पूरे 3 मील पैदल चलकर काली प्रसाद का घर। गांव में जब पहुंचे तब रात के लगभग 8 बज चुके थे। गांव के हिसाब से गहरी रात। कृष्ण पक्ष के कारण अंधेरी रात, पंचमी का चांद पूर्व दिशा से नीचे की तरफ से बरगद के पेड़ के पीछे से एक अलौकिक गोल पिंड की तरह उदय हो रहा था। गांव के आखिर में आम और अमरूद के पेड़ों से घिरा हुआ एक अकेला मकान 4 दीवारी से घिरा हुआ। दरवाजे पर दस्तक देने पर थोड़ी देर बाद दरवाजे की आड़ से लालटेन की रोशनी दिखाई देने लगी, लेकिन किसी तरह की कोई आवाज नहीं, जैसे अंदर जो खड़ा है वो साहस करके दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। काली प्रसाद ने आवाज लगाई, अभिराम है क्या? अभिराम, दरवाजा खोल। अभिराम, दरवाजा खोल। जल्दी से जिसने दरवाजा खोला उसकी उम्र 60 के आसपास होगी। सिर पर काले सफेद बाल, पहनावे में एक धोती और खाली बदन। उसके सीधे साधे चेहरे पर भय का छाप था। काली प्रसाद ने कहा, पंडित जी, ये अभिराम है, हमारा पुराना आदमी। मुझे गोद में खिलाया है। क्यों, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? अभिराम के सीधे से चेहरे पर डर दिखने लगा। उसने कहा, छोटे बाबू, घर पर जो हो रहा है, दरवाजा जल्दी से खोलने की हिम्मत नहीं होती बाबू। वो क्या? ऐसा क्यों? क्या हो रहा है घर पर? इसका जवाब अभिराम को देना नहीं पड़ा। हमारे पीछे आम के पेड़ के पत्तों की आवाज आने लगी, जैसे पेड़ का एक डाल पकड़कर कोई खूब जोर से हिला रहा हो। हम दोनों के आश्चर्य होकर उस तरफ देखने पर अभिराम ने कहा, बाबू, वो देखो, फिर से शुरू हो गया। ऐसा ही उपद्रव। सच में? कौन हिला रहा है इतने मोटे डाल को? इंसान से तो ये संभव नहीं है। तो फिर? साए से कोई चीज पेड़ से हमारी तरफ छूटती हुई आई तेजी से। स्वाभाविक क्रिया से ही काली प्रसाद के सामने की तरफ झुक जाने के कारण वो चीज 4 दीवारी से टकराकर जमीन पर गिर गई, नहीं तो इस चोट से ही काली प्रसाद ढेर हो जाता। लालटेन की हल्की रोशनी में देखा, जमीन पर पड़ा था कुछ 10-1 किलो के वजन का पत्थर। मैंने कहा, आप दोनों अंदर चले जाइए। घर पर टॉर्च है? जी नहीं। क्यों? मैं एक बार उस पेड़ की तरफ जाऊंगा। दो अभिराम, तुम्हारा लालटेन ही दो। काली प्रसाद ने घबराते हुए कहा, नहीं, अकेले मत जाइए। देखा ना आपने, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं होगा, आप अंदर जाइए। मैं जानता था मधु सुंदरी देवी की कृपा से कोई निम्न श्रेणी का प्रेत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो पत्थर काली प्रसाद को लक्ष्य करके ही मारा गया था, मेरी तरफ नहीं। लालटेन हाथ में लेकर बगीचे के बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ। चारों तरफ सन्नाटा, कहीं भी पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल रहा। ऐसा लगा सामने के एक बड़े आम के पेड़ के डंगाल से ही पत्थर आया था। लालटेन को ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखा नहीं। लेकिन मेरे मन में एक आश्चर्य अनुभूति हुई। मन की गहराई में अचानक किसी ने
तार छेड़ दिए। हाथ पैर सुन्न होते जा रहे थे, जैसे जैसे मैं एक कदम भी चल नहीं पाऊंगा। मन इतना विचलित हो रहा था जिसे मैं बोलकर समझा नहीं सकता। अपनी शक्तियों के विश्वास पर मैं यहां आया था। इस बार मुझे डर लगने लगा। मृत्यु का डर नहीं, जिस भी कारण से हो, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। किसी अनजान शक्ति के आमने सामने हो जाने से जैसा डर होता है, उस तरह का। एक गंदी बदबू फैल गई थी चारों तरफ। हर एक सांस के साथ वो गंध जैसे फेफड़ों के अंदर जाकर शरीर को अपवित्र कर रही थी। मन को स्थिर करके मधु सुंदरी देवी को ध्यान करके मंत्र याद करने लगा, और साथ ही साथ उस परिवेश से वो गंध चली गई और मन को थोड़ा बल वापस मिला। दरवाजा खुला ही था। अंदर जाकर देखा, आंगन के दूसरी तरफ बरामदे में परिवार के सभी लोग जमा होकर शंका की नजरों से देख रहे थे। मेरे अंदर जाते ही काली प्रसाद ने कहा, अरे ये तो आ गए पंडित जी। उफ, हम कितना डर गए थे। काली प्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर जो खड़े थे, अंदाज से समझ गया वो ही चंडिका प्रसाद हैं। गौर वर्ण, लंबे चौड़े दीर्घ देह, देख के ही लग रहा था अपने समय में सुपुरुष थे। पहनावे में धोती और कुर्ता। बरामदे में लालटेन को रखा। चंडिका प्रसाद आगे बढ़कर बोले, काली मुझे अब तक आपके बारे में बता रहा था। आप जो तकलीफ उठाकर आए हैं। ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। चंडिका प्रसाद ने मेरे दोनों हाथों को पकड़कर कहा, उससे क्या, आप श्रेष्ठ वर्ण में हैं, साधक मनुष्य हैं। आप आए हैं, इस बार मेरे घर का अमंगल कट जाएगा। कठिन रोग वाले रोगी के घर पे विदेश से डॉक्टर आए तो घर के लोग जैसा कहते हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा चंडिका प्रसाद जी, नहीं तो मैं नहीं आता। हमारे घर पर ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको पंडित जी? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। पिता पुत्र दोनों ने ही पूछा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी नहीं, पहले मैं आपकी बातें सुन लूं, उसके बाद बताऊंगा। चंडिका प्रसाद ने कहा, हाँ, चलिए हाथ पैर धो लीजिए, फिर आराम से बैठकर सुनिएगा। अभिराम, पंडित जी को पानी दो। दक्षिण दिशा की तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले कमरे में मेरे रहने की व्यवस्था की गई थी। हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर बैठने के बाद चंडिका प्रसाद का विवरण सुना। उन्होंने कहा, मेरे जीवन में मैंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया पंडित जी। 15-20 दिन पहले एक रात शुरू, खाने के लिए बैठा था। रात 10 बजे के आसपास होगा। बाहर अचानक साए साए की आवाज करके हवा चलने लगी। हम लोग आश्चर्य हो गए। आंधी तूफान का समय तो नहीं है, आसमान में बादल नहीं, ऐसी हवा कहां से चलने लगी? उस हवा के कारण ही धूल मिट्टी आकर मेरी थाली में गिरी। मन खराब हो गया। हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, लक्षण अलक्षण मानते हैं। बिना खाए ही उठ गया। पूरी रात नींद नहीं आई। बिस्तर पर करवट बदलते बदलते रात बीत गई। सुबह उठकर बगीचे में गया तो देखा मुख्य दरवाजे के पास 2 पक्षी मरे पड़े थे। पहले तो लगा
रात में जो हवा तूफान चली उसी के कारण शायद मारे गए होंगे। ठीक से गौर करके देखा तो ऐसा नहीं था। किसी ने जैसे दोनों पक्षियों की गर्दन मरोड़ दी थी। तूफान में ऐसा नहीं हो सकता। घर के सभी लोग देखकर डरेंगे, इसीलिए हाथ से दोनों मरे हुए पक्षियों को उठाकर दूर जाकर फेंक आया। थोड़ी सांस लेकर चंडिका प्रसाद बोले, ऐसे ही हुआ शुरू। बीच बीच में ही अचानक तेज हवा चलने लगती। घर की चीज उलट पलट कर गिरने लगते। एक अद्भुत किस्म की गुर्राहट सुनाई देती घर के चारों तरफ। ये सब लेकिन सिर्फ मेरे मकान के चारों तरफ ही होता है। बाद में गांव में पूछकर देखा, उन लोगों को आंधी तूफान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्यों ऐसा हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है पंडित जी? चंडिका प्रसाद की तरफ देखकर बोला, आपके घर पर किसी प्रेत का उपद्रव नहीं है। अंततः जिस अर्थ में हम लोग प्रेत शब्द का उपयोग करते हैं उस अर्थ में नहीं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तो फिर? ये मामला आपको समझाना थोड़ा कठिन होगा। हमारे इस मनुष्य जगत के जैसे ही और भी जीव हमारे चारों तरफ रहते हैं। उन्हें ठीक भूत या प्रेत नहीं कहा जा सकता। वो लोग भी एक तरह के जीव हैं। हो सकता है मनुष्य से थोड़ा अलग किस्म के हों। उनका मन, उनकी चिंता, उनका आचार व्यवहार सब कुछ ही मनुष्य से अलग है। हमारी तरफ से देखा जाए तो अमानुषिक ही हैं। उस जगत की हर चीज हमारे लिए अदृश्य और अस्पर्श है। असल में देखा जाए तो दोनों ही जगत एक दूसरे के लिए अस्तित्वहीन है। लेकिन बीच बीच में प्रकृति के किसी आश्चर्यजनक चक्र के कारण ये छाया जगत हमारी जगत को स्पर्श करता है। यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ है। हम लोग किसी तरह उनकी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। ये उनको पसंद नहीं आने पर उनको दोष नहीं दिया जा सकता। जो भी घटते देख रहे हैं वो है हमारी जगत की वस्तु पर उनकी मानसिक शक्ति की क्रिया। हो सकता है वो सोच रहे हैं इसी तरह डरा के वो अपने जगत से हमें दूर कर पाएं। घर में कुत्ता या बिल्ली घुस जाए तो हम कैसे भगाते हैं वैसे ही। फर्क बस इतना है कि यहां उससे काम नहीं चलेगा। परिवेश में एक जोर का झटका लग जाए तब दोनों जगत अलग हो जाएंगे, उससे पहले नहीं। मेरे रुकने पर चंडिका प्रसाद कुछ देर तक चुप होकर बैठे रहे। उसके बाद बोले, ये सब आपने कैसे जाना? खुलकर बताया तो विस्तार से बताना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा था। संक्षेप में कहा, मैं जान जाता हूं। वो जो आपने झटके की बात कही उसे क्या हम नहीं कर सकते? वो अपने आप ही हो सकता है जैसे शुरू हुआ था। स्थान शुद्धि का एक हवन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सच ही बता देना ठीक है, इस तरह के उपद्रव की बातें मैं गुरुदेव से सिर्फ सुना था, आंखों से पहली बार देखा। इस विषय पर मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं है। मेरे हवन से कितना काम होगा पता नहीं। चंडिका प्रसाद ने जैसे कुछ सोचा, उसके बाद बोले, ठीक है, आप हवन का आयोजन कीजिए। और एक बात, अगर कुछ ना सोचें तो। नहीं, बोलिए ना आप। आपके ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया, तब भी मेरे अपने विश्वास के लिए मैं अगर कुछ क्रियाकलाप करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं, मुझे क्यों आपत्ति होगी, कीजिए आपकी जो इच्छा। चंडिका प्रसाद ने बेटे की तरफ देखकर पूछा, काली, काली,
वो बक्सा लाया है ना? हाँ पिताजी। ले आऊं? ले आ। काली प्रसाद उठकर पास के कमरे से माँ काली का बक्सा लाकर पिताजी के हाथ में दिया। उसे लेकर चंडिका प्रसाद मेरी तरफ देखकर बोले, इसके बारे में तो सुने हैं शायद। हाँ, काली प्रसाद आते समय मुझे बता रहे थे। तब तो आप सब कुछ ही जानते हैं। इस बक्से पर हमारा सबका एक गहरा विश्वास है। हाँ, लेकिन वो विश्वास अंधविश्वास नहीं है, चाचा परखा सच है। गांव में बीमारी फैल गई थी, हाहाकार मच गया था। इस बक्से को हाथ में लेकर माँ काली का नाम लेकर घर के चारों तरफ घूमकर घर को बांध दिया। आधा गांव साफ हो गया, लेकिन हमारे घर में बीमारी नहीं आई। आज भी वही करूंगा सोच रहा हूं। बक्से को लेकर घर के चारों तरफ मंत्रोच्चार करके बांध दूंगा। आप चलेंगे मेरे साथ? काली, तो भी चल। घर के बाहर जाने के लिए जैसे ही उठकर खड़े हुए, अचानक घर के अंदर जोरदार आवाज हुई, किसी धातु के गिरने की आवाज। चंडिका प्रसाद ने कहा, वो देखो, फिर से शुरू हो गया। चलिए देखते हैं। अंदर के बरामदे से आवाज आई थी। वहां जाकर देखा, घर की औरतें और बच्चे दूसरी तरफ लकड़ी की तरह चुपचाप खड़े थे। 10-12 ईंट से वेदी के जैसा बनाकर उसके ऊपर लोहे का एक ड्रम रखा हुआ था, चावल रखने के लिए। वो गिरकर पूरा चावल फैल गया था। हम जब पहुंचे तब भी ड्रम गिरकर लुढ़क रहा था। हमारे पांव के पास आकर रुक गया। मेरी नाक में आई वो ही दुर्गंध जैसी बाहर के बगीचे में आई थी। चंडिका प्रसाद खड़े थे। उनसे कहा, जो करना है जल्दी कर लीजिए और रात मत कीजिए। मुख्य दरवाजे से हम लोग बाहर आए, साथ में काली प्रसाद और लालटेन लेकर अभिराम। चांद छुप गया था पेड़ों के पत्तों के पीछे। जमीन पर चारों तरफ कहीं ज्योत्सना, कहीं छाया। झाड़ियों के बीच में जुगनू जल रहे थे। हवा नहीं चल रही थी कहीं। अजीब सा शांत माहौल था। काली प्रसाद के हाथ में एक लाठी, जो मुझे समझ में नहीं आया कि अप्राकृतिक कोई विपदा आई तो वो लाठी से कैसे दूर करना संभव होगा। चंडिका प्रसाद के हाथ में मां काली का वो बक्सा। मुंह से कुछ बड़बड़ाते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे थे। इसके बाद हम लोग घर के पिछवाड़े में आकर पहुंच गए। इस तरफ जंगल घना था, जंगली कांटेदार झाड़ियां। सावधानी से कपड़े बचाते हुए चल रहे थे। और 2-4 कदम चले तो मुड़ के घर की पूर्व दिशा की तरफ आ जाएंगे। उस तरफ झाड़ियां यहां के मुकाबले कुछ कम है। ठीक उसी समय मेरे मन में वही परिचित विपदा की घंटी बजने लगी। मैं समझ गया, अब भी कुछ घटने वाला है। उसी के साथ दाहिने तरफ की झाड़ी से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। हम लोग सभी खड़े होकर उस तरफ देखने लगे। काली प्रसाद के हाथ में लाठी थी। अभिराम लालटेन जमीन पर रखकर चुपचाप लाठी उसके हाथ से ले लिया। उसके दूसरे ही पल झाड़ियों के बीच से काले रंग का अच्छा खासा बड़ा कुत्ते की आकार का एक जानवर निकलकर गुस्से से गुर्राते हुए चंडिका प्रसाद की तरफ बढ़ा। काली प्रसाद घबराए। मैंने कहा, थोड़ा रुकिए, विचलित मत होइए। वो जंतु चंडिका प्रसाद के पैर में दांत गड़ाने ही वाला था कि अभिराम ने
पूरी ताकत से लाठी का वार किया उस प्राणी के सिर पर। खाली मटका फट जाने के जैसे एक आवाज आई। बिना आवाज किए वो जंतु वहीं ढेर हो गया। बताने में इतना समय लगने पर भी ये हो गया था कुछ पलों में ही। काली प्रसाद लालटेन लेकर झुककर बोले, अरे ये क्या? ये तो एक सियार है। ज्योत्सना और लालटेन की रोशनी में देखा, सियार ही था। अभिराम ने कहा, अद्भुत मामला है बाबू। सियार कभी भी हमला करके काटने आया, ये मैंने नहीं सुना। ठीक बोल रहे हैं, सियार तो डरपोक जानवर है, इंसान देखकर भाग जाता है। इसने हमला क्यों किया? चंडिका प्रसाद शायद खुद को सांत्वना देने के लिए बोले, पागल सियार होगा, नहीं तो खैर जो भी हो, छोड़ो, अंधेरे में खड़े रहना उचित नहीं। उस रात घर में और कोई उपद्रव नहीं हुआ। मैं जागा हुआ था। खांसी की आवाज सुनकर समझ में आया चंडिका प्रसाद भी जागे हुए हैं। दूसरे दिन पूरा मामला अद्भुत तरीके से मिट गया। मुझे और हवन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस घटना में मेरी भूमिका सिर्फ एक दर्शक की ही थी। मरे हुए सियार के पैर पकड़कर अभिराम दूर आम के बगीचे के पार फेंक कर आ गया। उस रात को भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। सुबह उठकर देखा, सूर्य की उज्जवल रोशनी में सारा माहौल प्रसन्न था। चंडिका प्रसाद के साथ नाना विषयों पर चर्चा करते हुए सारा दिन बीत गया। वो पुराने जमाने के होने पर भी हिंदू शास्त्र के विभिन्न विषयों पर बहुत ज्ञान रखते थे। का खाना खाकर कुछ घंटे आराम करके जब उठा, तब दिन की रोशनी शाम के अंधेरे में बदल गई थी। बाहर तख्तपोश में चंडिका प्रसाद बैठकर हुक्का पी रहे थे। उनके पास जाकर बैठा। काली प्रसाद मैदान की तरफ जा रहे थे। उसे जाता देख चंडी प्रसाद ने कहा, काली, जल्दी से लौट के आओ, पंडित जी के साथ बैठकर हवन की सूची बनानी है। हाँ पिताजी, अभी आया, कहकर काली प्रसाद निकल गया। सुबह की चर्चा को लेकर चंडिका प्रसाद ने कहा, हाँ, सुबह जो बात हो रही थी, निष्ठा और सद्गुरु का प्रयोजन तो है ही, लेकिन मंत्रोच्चार के यथार्थता पर ही अनुष्ठान की सफलता निर्भर करती है। मंत्र के हर एक उच्चारण में एक अधिष्ठात्री देवी है। सटीक उच्चारण ना हो तो वे कुपित होती हैं। घर के अंदर से गर्मा गर्म नाश्ता आया। खाते खाते चर्चा होने लगी। शाम ढलकर अंधेरी रात में बदल चुकी थी। उसी समय अभिराम ने आकर पूछा, मालिक, छोटे बाबू कहाँ हैं? मालकिन बुला रही है। चंडिका प्रसाद ने कहा, कौन? काली? हाँ, तो काली अभी तक लौट के नहीं आया। अचानक मुझे भी ध्यान आया, काली प्रसाद बहुत देर से बगीचे में गया जरूर था, लेकिन अब तक उसे आ जाना था। चंडिका प्रसाद ने अभिराम से कहा, अभिराम, लालटेन और लाठी लेकर जल्दी आओ। घर से निकल रहे थे, इतने में चंडिका प्रसाद वापस अंदर चले गए। मेरा अंदाज सही था। 1 मिनट बाद जब वापस आए तो उनके हाथ में मां काली का वो बक्सा था। इसी को लाने के लिए वे अंदर गए थे। आम के बगीचे में पैर रखते ही समझ गया कि विपदा की काली छाया इस घर की छत से अभी तक पूरी तरह मिटी नहीं थी। पूरे परिवेश में फैली हुई थी वो दुर्गंध जो
कल इस घर में आते ही मुझे महसूस हुई थी। शाम को मन में जो प्रसन्नता जागी थी वो जाने कहां विलीन हो गई। लालटेन हाथ में लेकर अभिराम आगे आगे चल रहा था और आवाज लगा रहा था। छोटे बाबू, चंडिका प्रसाद भी आवाज लगा रहे थे। उधर मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। आज की शाम अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। एक झाड़ी के पीछे उल्टे पड़े हुए काली प्रसाद के शरीर को अभिराम ने पहले देखा। छोटे बाबू कहते हुए भागते हुए वो काली प्रसाद के शरीर के पास घुटने टेक कर बैठ गया और रोने लगा। अगले ही पल हम भी पहुंच गए। मैंने सख्ती से चंडिका प्रसाद के हाथ को पकड़ के रखा था। समझ में आ रहा था उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। इस अवस्था में यही स्वाभाविक है। नीचे झुककर काली प्रसाद की नाड़ी देखा। सीने में हाथ रखकर स्पंदन भांपने की कोशिश की। नाड़ी ठीक थी लेकिन कम थी। सीधे होकर खड़ा हुआ और बोला, डरिए नहीं, ये बेहोश है। अभिराम, चलो चलो, इन्हें पकड़कर घर ले चलते हैं। चलो चलो चलो। हम लोग बेहोश पड़े काली प्रसाद के शरीर को उठाने के लिए नीचे झुके। अचानक ठीक पिछले दिन की तरह झाड़ियों के बीच आवाज हुई। इसे हमारे ही तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी गति कल से धीमी। हमारे डरते हुए आंखों के सामने झाड़ियों से वो निकल कर आया, एक सियार। पिछले दिन जिस सियार को अभिराम ने मारा था, वही सियार। जानवर का सिर दो भाग में बंट गया था। मांस लटक रहा था दाहिनी आंख के ऊपर, दूसरी आंख में मरी हुई निष्प्राण दृष्टि। वो एक अनैसर्गिक विभत्स दृश्य था। धीमे लेकिन संभली हुई गति से सियार हमारी तरफ बढ़ा आ रहा था। किसी तरफ कोई आवाज नहीं। पूरा संसार जैसे काले अंधेरे चादर को ओढ़ रखा था। पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। अचानक मैंने अनुभव किया मेरे पास खड़े चंडिका प्रसाद की सांसें बढ़ने लगी थी। मैंने देखा उनकी आंखें जैसे जल रही थी। चेहरे में कोई डर नहीं, उसकी जगह था प्रबल क्रोध। जल्दी से माँ काली के बक्से को हाथ में लेकर सामने झुककर बक्से को आगे बढ़ाकर बोले, रुक जाओ। वो मृत सियार वहीं रुक गया। फिर सीधे होकर उस बक्से को सिर के ऊपर उठाकर कहने लगे, माँ काली के नाम पर कह रहा हूँ, मेरे घर की सारी विपत्ति दूर हो जाए। यदि साधारण निष्ठा से पालन किया हूँ, यदि सत्य सनातन का संतान हूँ, यदि जीवन में कोई पुण्य संचय करके रखा हूँ, उसी को ध्यान में रखकर आदेश कर रहा हूँ। जो भी प्रेत पिशाच मेरे घर पर नजरें गड़ाए हैं, वो इसी पल दूर हो जाए। मेरे हाथ में पवित्र माँ काली का ये बक्सा है। देखता हूँ उनकी कितनी शक्ति है। हिम्मत है तो मुझे नुकसान पहुंचाओ। सिर के ऊपर बक्से को रखकर चारों तरफ गोल घूमने लगे। सियार का शरीर धीरे धीरे फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वो सच में मर गया था। उसके साथ ही साथ एक अद्भुत कुछ घटा। अब तक वो जंगल एकदम सुनसान था। अचानक कहां से चलने लगी आंधी के जैसी हवा। कुछ देर तक पूरे बगीचे में पेड़ पौधों को हिलाते हुए हवा चली। अभिराम ने कहा, पंडित जी देखिए, देखिए वो देखिए। अभिराम की उंगली का इशारा जिस तरफ था उस तरफ पलट कर देखा, वहां पेड़ पौधे कम थे।
चांद निकलने में आज कुछ देरी थी, लेकिन धुंधले तारों की रोशनी में अंधेरा कुछ तरल सा महसूस हो रहा था। हवा में घूमते घूमते एक गहरी अंधेरे की परत आकाश की ओर बढ़ती जा रही थी। उस अंधेरे में दिख रही थी एक अमानवीय आकृति। इसकी तुलना किसी भी परिचित चीज से नहीं की जा सकती। पूरे माहौल से, चंडिका प्रसाद के घर से और आम के बागान के ऊपर से हवा के साथ साथ बारीक बारीक काले कण उठते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो काले पिंड जैसी परछाई ऊपर जाकर धुंधली होकर गायब हो गई। तभी जंगल के बाहर से हवा का एक झोंका आया, जो मन को सहज और मुक्त महसूस करा रहा था। रात के कीट पतंग फिर से किटकिटाने लगे। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम समझ गए कि अमंगल की छाया पूरी तरह हट चुकी है। काली प्रसाद को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। काली प्रसाद के बगीचे से लौटते वक्त वो सियार उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उस भले आदमी के स्नायु के लिए इतना दबाव सहन करना मुश्किल हो गया था। चंडिका प्रसाद बोले, देखा मेरी मां काली का प्रभाव, मैंने सबको भगा दिया। तारानाथ रुके। किशोरी ने कहा, लेकिन ये तो किसी मंत्र शक्ति या द्रव्य के प्रभाव की कहानी है। इसमें आस्था का बल कैसे साबित होता है? तारानाथ ने कहा, होता है। अगले दिन मैं अकेले बैठकर काली प्रसाद के साथ बातें कर रहा था। काली प्रसाद ने कहा, पिताजी ने आस्था के बल पर ही उसे दूर कर दिया। मैंने कहा, हाँ, लेकिन माँ काली के बक्से का भी प्रभाव है, ये तो मानना ही पड़ेगा। एक मुस्कान के साथ काली प्रसाद ने कहा, रुकिए, आपको तब एक चीज दिखाता हूं। थोड़ी देर बाद वो माँ काली का बक्सा हाथ में लिए कमरे में आए और मेरे आश्चर्यचकित नजरों के सामने ढक्कन खोल दिया। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? मंत्रयुक्त सामग्री को खोलना ठीक नहीं, इससे शक्ति खत्म हो जाती है। काली प्रसाद ने बिना कुछ कहे बक्से को बिस्तर के ऊपर पलट दिया। उसके भीतर जो था वो चादर पर फैल गया। अंदर से गोल गोल मुड़ी हुई अखबार की कुछ गोलियां निकल आई और कुछ नहीं। मैंने हैरानी से कहा, ये क्या? निर्माल्य कहाँ है? काली प्रसाद ने सिर झुकाते हुए कहा, असल में बक्सा तो बहुत पहले ही खो गया था। ये नकली है। बेटे की बीमारी के समय इसे कोलकाता ले जाते हुए कहीं गिरा दिया था। पिताजी को पता चलता तो अनर्थ हो जाता। इस डर से उस शीशी बोतल बेचने वाले से 2 पैसे देकर ये बक्सा खरीदा। पिताजी को आजकल कम दिखता है, उन्हें धोखा देना आसान था, इसीलिए जो हुआ वो उनके आस्था के बल पर ही हुआ। ये बात और किसे पता है? ये बात केवल आपकी बहू यानी मेरी पत्नी को ही पता है, और किसी को नहीं। पिताजी की उम्र हो चुकी है, वे अब कब तक ही जीवित रहेंगे। बिना वजह उन्हें दुख देने का क्या फायदा पंडित जी। तारानाथ रुके। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर भी बारिश थम गई थी। एक लंबी सांस लेते हुए किशोरी बोला, हाँ, कहानी तो बेहतरीन है। आपको कहानियां बनाने में महारत हासिल है, ये मानना पड़ेगा। एक सिगरेट जलाते हुए तारानाथ ने गुस्से से जलती हुई आंखों से किशोरी की ओर देखा। मैं बेचैन होकर खड़ा हुआ और किशोरी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, किशोरी चलो उठो, फिर से बारिश शुरू हो गई तो घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। चलो चलो उठो। आप सुन रहे थे तारानाथ तांत्रिक की कहानी आस्था का बल,
सूत्रधार, कहानी पाठ एवं सभी चरित्रों में मैं किशोर। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने के पहले फिर से वही गुजारिश, कहानी पसंद आई हो, हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।